तो हेलो रेसलिंग फैंस, प्रो रेसलिंग से जुड़ी हुई सारी अपडेट्स पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और इस वीडियो में हम बात करेंगे मंडे नाइट रॉ के बारे में, उसका थोड़ा बहुत रिव्यू भी करेंगे। इसके अलावा एनएक्सटी के बारे में भी बात करेंगे और बहुत सारी न्यूज़ एंड अपडेट्स भी है मेरे पास आप सबको देने के लिए। और वीडियो की शुरुआत करते हैं या फिर अपडेट्स की शुरुआत करते हैं सबसे पहले रॉ की रेटिंग्स के बारे में जान के। तो सबसे पहले मैं आपको पिछले हफ्ते की रेटिंग्स बता देता हूँ और वो थी 1.803 मिलियन व्यूअर्स और इस हफ्ते ये गिर चुकी है ऑलमोस्ट 10%। और इस हफ्ते रॉ को व्यूअरशिप मिली है 1.641 मिलियन व्यूअर्स। अब ये तो बात हो गई कि स्टैट्स काफ़ी गिरे हैं, यानी 10% रॉ की व्यूअरशिप गिर गई, लेकिन आखिरी हार में यानी थर्ड हार में ये व्यूअरशिप ऑलमोस्ट और 10% गिर गई थी। तो रॉ का बड़ा ही बुरा हाल था। और स्पेशली जो मोमेंट है, जिस मोमेंट में निकी क्रॉस की एंट्री हुई, बेली हमारी नई चैंपियन भी बन गई, उस मोमेंट को सबसे कम व्यूअरशिप मिलना ये भी काफ़ी एक चैलेंजिंग बात हो सकती है मंडे नाइट रॉ के लिए। लेकिन आप इस बात से भी इग्नोर नहीं कर सकते कि NFL का गेम चल रहा था, 2 गेम्स चल रहे थे एक्चुअली में जब मंडे नाइट रॉ ब्रॉडकास्ट हो रही थी। और वैसे अब मैं आपको अलग से एक चीज बता देता हूँ कि NFL के 2 गेम्स चल रहे थे और दोनों की व्यूअरशिप 11-11 मिलियन व्यूअर्स तक जा रही थी। तो इस हिसाब से आप लगा सकते हो फुटबॉल कितना फेवरेट है यूएस में। तो फुटबॉल को छोड़ो, बात करते हैं मंडे नाइट रॉ की। मंडे नाइट रॉ की हालत डाउन है, ये बात मानने वाली है, लेकिन काफ़ी कुछ एडवर्टाइज है आगे और क्राउन जूल भी आने वाला है। तो आई होप कि मंडे नाइट रॉ की परफॉर्मेंस इसके अगले हफ्ते में काफ़ी अच्छी रहेगी। तो ये तो बात हो गई मंडे नाइट रॉ की। अब बात करते हैं एनएक्सटी की और वहाँ पे कुछ स्पेशल हो गया, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो जो गेसी ने अपनी एक फैक्शन बनाई थी और उसका जो 4th मेंबर, एक्चुअली फीमेल रेसलर 4th मेंबर जो था, वो निकली हमारी ईवा रेन। अब ये ईवा रेन कौन है तो मैं आपको बता दूं, ईवा रेन है रॉक की डॉटर। जी हाँ, रॉक की डॉटर हैं और ये 4th जनरेशन सुपरस्टार है समोन फैमिली से। और आज इन्होंने अपना एनएक्सटी में डेब्यू कर लिया। इससे पहले वो हाउस शोज में उन्होंने डेब्यू किया था। तो मैं क्लियर कर दूं कि आज उनका ऑफिशियल एनएक्सटी डेब्यू था। और WWE में समोन इकलौती ऐसी फैमिली है जिनके 4th जनरेशन के सुपरस्टार WWE में काम कर चुके हैं या फिर डेब्यू कर चुके हैं। तो एक बहुत ही प्राउड मोमेंट हो सकता है पूरी समोन फैमिली के लिए, इवन ब्लड लाइन के लिए भी। और इनकी जो फैक्शन है उसका नाम है सिकिज्म। और वैसे मेरा एक सवाल है, क्या आप ब्लड लाइन में ईवा रेन को देखना चाहोगे? क्योंकि एक फीमेल सुपरस्टार एक इस फैक्शन, ब्लड लाइन जैसी फैक्शन को ज्वाइन करे, वो भी उनकी फैमिली से, तो वो कितना बढ़िया रह सकता है। आप लोग अपना विचार नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। इसके अलावा एनएक्सटी में आज आर्ट रुथ भी थे, जो जिनकी स्पेशल अपीयरेंस थी और उनका सेगमेंट था अगेंस्ट भी क्या था, सेगमेंट था जेसन व्हीलर के साथ और वेस ली के साथ। वेस ली हमारे नॉर्थ अमेरिकन चैंपियन है, तो उनके साथ सेगमेंट था। ये पूरी तरह से एक फेस, तीनों सुपरस्टार थे, तो ऐसा कोई नेगेटिव सेगमेंट नहीं था, बहुत ही फनी सेगमेंट था। और अब बात करते हैं सेथ रॉलिंस के बारे में। तो सेथ रॉलिंस ने एक बहुत तगड़ा उड़ता हुआ तीर कह लो, चुल थी जो ले ली उन्होंने। तो मामला कुछ ऐसा है कि मुस्तफा अली और ऑस्टिन थ्योरी का मैच चल रहा था मंडे नाइट रॉ पे, और उस दौरान कमेंट्री टेबल से कुछ कमेंट्स किए थे सेथ रॉलिंस ने ऑस्टिन थ्योरी के मनी इन द बैंक ब्रीफ केस को लेकर। और उन्होंने सिंपली कहा था कि ऑस्टिन थ्योरी की सबसे ज्यादा चांस है कैश इन करने के डेना ब्रूक पे। अब ये लाइन तो उन्होंने बोल दी, लेकिन क्या पता था कि डेना ब्रूक इतना खफा हो जाएंगी। मतलब डेना ब्रूक का पूरा एक मैसेज आया सेथ रॉलिंस के लिए और उन्होंने लिखा टॉक इज चीप, यानी इन्होंने जो सेथ रॉलिंस ने कहा वो चीप था और मैं यहाँ हर दिन मेहनत करती हूँ, काम करती हूँ और इस तरह की बातों को मैं टॉलरेट बिल्कुल नहीं कर सकती और मैं यहाँ की सबसे हार्ड वर्किंग वुमेन हूँ और मैं ये काम आगे भी करती रहूंगी। और मैंने इंजरी के बीच भी काम किया और कोई भी पोजीशन मुझे दी जाएगी तो उसको मैं फुलफिल करूंगी और पूरी स्माइल के साथ फुलफिल करूंगी। तो डेना ब्रूक काफी सीरियस ले गई सेथ रॉलिंस के कमेंट्स को, और अब सीरियस लेना भी चाहिए क्योंकि आप कमेंट्री टेबल पे किसी भी वुमेन का नाम लोगे, स्पेशली रेसलर वुमेन का, तो आपको तगड़ा रिप्लाई तो मिलना ही था और वो मिल भी गया। तो अब बात करते हैं सऊदीज के पेपर व्यूज के बारे में। तो एक्चुअली में आपको पता है कि सऊदी अरेबिया के साथ WWE की एक डील है, 10 साल के कॉन्ट्रैक्ट है उनका, जिसमें कि एटलीस्ट 2 पेपर व्यू साल के सऊदी अरेबिया में हुआ करेंगे WWE के। और इस साल 2022 में 2 पेपर व्यू WWE करवा रही है। पहला करवा चुकी है एलिमिनेशन चेंबर, जो कि फरवरी में हुआ था, और अब क्राउन ज्वेल अब से सिर्फ 2 हफ्ते दूर है। और अब अगले साल 2023 में एलिमिनेशन चेंबर जो होने वाला है वो सऊदी अरेबिया में ना होकर अब कनाडा में होने वाला है। और ऐसा नहीं कि ये रूमर्स हैं, पूरी तरह से WWE ने इसे ऑफिशियल भी कर दिया, पूरा एक टेक्स्ट पेपर निकाला था WWE ने इसके लिए। और अब ये चीज जो क्वेश्चन मार्क चली गई वो ये है कि सऊदी अरेबिया का जो पेपर व्यू साल के स्टार्टिंग में हुआ करता था, अब वो कब होगा। तो लेटेस्ट रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग जो सऊदी अरेबिया का साल का जो पहला पेपर व्यू होगा 2023 में, वो मई के महीने में होगा, यानी रेसलमेनिया के तुरंत बाद आप सऊदी अरेबिया का पेपर व्यू देखोगे। और जो मैंने आपको पिछली रिपोर्ट में बताया था कि एलिमिनेशन चेंबर का नाम चेंज होने वाला है, वो रिपोर्ट अभी भी ट्रूथ है, लेकिन एलिमिनेशन चेंबर का जो पेपर व्यू का जो नाम चेंज होने वाला है वो 2024 में होने वाला है। उसका थीम वही रहेगा, बस नाम चेंज हो जाएगा। तो 2023 के पेपर व्यूज के रिगार्डिंग बहुत सारे चेंजेस अभी भी
पेंडिंग है, बहुत सारे आपको चेंज मिलेंगे और बहुत सारे चेंजिंग स्टार्ट हो चुके हैं। एग्जांपल के लिए एलिमिनेशन चेंबर, तो देखते हैं क्या होता है आगे। और अब बात करते हैं ब्लड लाइन के बारे में, जिनके बीच की जो मतलब अंडरस्टैंडिंग है या फिर जो प्यार कह लो, वो काफी स्ट्रांग है। और इसका पता आपको कैसे चलता है तो मैं आपको बताता हूँ। तो सोलो सिकोआ का इंटरव्यू चल रहा था और उनसे रॉयल रंबल को जीतने के बारे में सवाल पूछा गया और उन्होंने ये जवाब दिया कि शायद मैं रॉयल रंबल ना जीत पाऊं और मैं रॉयल रंबल में खुद को ही एलिमिनेट कर लूंगा, क्योंकि मैं ब्लड लाइन का इन्फोर्सर हूं और मैं प्रोटेक्ट करूंगा हमारे ट्राइबल चीफ रोमन रेंस को, और जो कोई भी रोमन रेंस हमारे ट्राइबल चीफ के आगे खड़ा होगा उसको मैं नॉकआउट कर दूंगा। तो सोलो सिकोआ ट्राइबल चीफ रोमन रेंस के लिए अपनी रॉयल रंबल की अपॉर्चुनिटी को भी त्यागने को तैयार है, जबकि एक्चुअली में जो टेक्निकली देखा जाए तो मतलब बहुत ही सेंसलेस बात है, क्योंकि अगर आप रॉयल रंबल में दूसरे बंदों को आउट करोगे तभी तो रोमन रेंस के आगे चैलेंज कम होंगे। अगर आप खुद को ही आउट कर लोगे तो रोमन रेंस के आगे चैलेंज और ज्यादा बढ़ेंगे, कोई ज्यादा चांस होंगे किसी और बंदे के या किसी और सुपरस्टार के रॉयल रंबल को जीतने के। तो सोलो सिकोआ थोड़ी सी सेंसलेस बात कर गए, लेकिन ब्लड लाइन के बीच जो मतलब एक अंडरस्टैंडिंग है या फिर जो एक लव है वो बहुत ज्यादा है। मतलब सोलो सिकोआ चाहते तो अपनी अपॉर्चुनिटी के बारे में बात कर सकते थे, पर इंटरव्यूज के दौरान भी वो ब्लड लाइन के साथ हैं, मतलब ये बात क्लियर है बिल्कुल। और इसी इंटरव्यू के दौरान एक बहुत बड़ी फ्यूड के बारे में भी बात करी सोलो सिकोआ ने, और सोलो सिकोआ ने सिंपली एक बात कही कि मैंने सुना है कि ब्रे वाइट अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ आया है, और आगे उन्होंने कहा कि हमारे पास भी बहुत सारे फैमिली मेंबर्स हैं। तो इंटरव्यूज के दौरान खिचड़ी पकनी शुरू हो गई है। एक तरफ है वाइट फैमिली या फिर वाइट के ब्रे वाइट के पपिट्स या फिर पूरे फायरफ्लाई फन हाउस के कैरेक्टर्स, और दूसरी तरफ है हमारी ब्लड लाइन। और ये जो इंटरव्यू सेगमेंट्स होते हैं ये कहीं ना कहीं मेन स्टोरी लाइन की तरफ लीड करते हैं, या फिर एक तरीके से कह लो स्टार्टिंग होती है, बहुत ही अर्ली स्टार्टिंग्स होती हैं किसी भी फ्यूड की। और रोमन रेंस या फिर ब्रे वाइट दोनों को कहीं ना कहीं फ्यूचर में टकराना है, या इनके बीच एक बहुत बड़ा फेस ऑफ यानी मैचेस आगे होंगे, आई एम श्योर अबाउट दैट। मगर कितनी जल्दी होते हैं या फिर ब्रे वाइट को WWE कितना मौका देती है खुद को स्टैब्लिश करने का फिर से एक बार। और एक जानकारी दे दूं वैसे ही कि ब्रे वाइट इस समय स्मैकडाउन में सबसे बड़े बेबी फेस हैं, जो ड्रू मैकिंटायर पहले हुआ करते थे और अब ड्रू मैकिंटायर सेकंड पोजीशन पे भी आ गए हैं। तो ब्रे वाइट का स्टैचर बढ़ना तय है, उनका टॉप पे जाना भी तय है, और रोमन रेंस और ब्रे वाइट का आपस में कभी ना कभी टकराव होगा, फ्यूचर में होगा, कब होगा ये थोड़ा देखने वाली बात होगी। और आप लोगों का अगर इसमें कोई विचार हो, कोई विमर्श हो तो आप जरूर बता सकते हो, कमेंट सेक्शन इज ओपन फॉर एवरीवन। और इसी नोट के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। ये थी मेरी आज की वीडियो। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और शेयर कर दो।